नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का डायमंड एकेडमी पे। आज फिर हम अपनी रेलवे एग्जाम की सीरीज का सेट नंबर 8 लेके आ गए हैं। आज स्टार्ट करते हैं। आज अपन साउंड टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बचे हुए थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, ध्वनि के लिए कौन सा माध्यम सर्वोत्तम होता है? कल भी देखा था दोस्तों। इसमें ठोस उत्तर सही है। निर्वात में ध्वनि चलती नहीं, ठोस द्रव्य गैस में चलती है। इसमें ठोस सबसे उपयुक्त माध्यम है ध्वनि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस, इसकी व्याख्या भी वही है। ठोसों में कणों की घनता अधिक होती है, मतलब पास पास होते हैं, इसलिए सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की गति सबसे कम किसमें होती है? दोस्तों तीनों बता, इनमें तो ध्वनि चल सकती है, निर्वात में तो चलती ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर सही है होगा। बात में सबसे कम या बिल्कुल होती ही नहीं है। थोड़ा सा ऐसा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। अपन पढ़ते आए हैं कि यांत्रिक तरंग ध्वनि, आंतरिक तरंग निर्वात में चलती ही नहीं, जो कि ध्वनि तरंग है यांत्रिक। लेकिन इसमें पूछा जाए सबसे कम, तो भी निर्वात ही लगाएंगे। डी लगा दिया। निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि गति नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? कल भी देख चुके हैं। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई डेसिमल है। नहीं दोस्तों, हर्ट्ज है। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज से एच जी से इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ध्वनि की आवृत्ति 20 से कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम किस ध्वनि की आवृत्ति है? दिए गए ऑप्शनों में अपन को चूज करना है दोस्तों। तो पराश्रव्य ध्वनि और अल्ट्रासोनिक दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली ध्वनि को बोलते हैं। 1000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली ध्वनि को पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक को बोलते हैं। और श्रव्य होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली। लेकिन पूछा गया है 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक या अपसर्प तरंग बोलते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपसर्प तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवशोषण सतह ध्वनि की किस प्रक्रिया को दर्शाती है? अवशोषण सतह, ठीक पटपटा से ही इसमें पूछने का तरीका होता है दोस्तों। क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग बहुत अटपटी होती है। ये बस पूछना चाहता है कि अगर वो अवशोषित सतह पर अगर ध्वनि पड़ेगी तो क्या होगा? अवशोषित सतह पर अगर ध्वनि पड़ेगी तो उसका अवशोषण ही होगा, और क्या होगा? जैसे कि अपन को मालूम, कल भी पढ़ चुके हैं, सिनेमा हॉलों और सेमिनारों में अवशोषित सतह बनाई जाती है जिससे ध्वनि अवशोषित हो जाए, प्रतिध्वनि ना हो, जिसकी वजह से ये को सुनाई ना दे और स्पष्ट अपन को आवाज़ सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शोषण उत्तर हो गया, सतह पर अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डेसिबल किसका मापन करते हैं? डेसिबल किसका मापन करते हैं? तो दोस्तों को मालूम, ध्वनि की प्रबलता का मापन डेसिबल से थ्रू करते हैं। आवृत्ति देख चुके हैं अपन, हर्ट्ज से मापते हैं। तरंग दैर्घ्य तो लंबाई है, तो उसको मीटर से या फिर मीटर की अन्य व्युत्पन्न मात्राओं से मापेंगे, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर। वेग तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से मापते हैं दोस्तों। तो डेसिबल किसका मापक है? ध्वनि की प्रबलता का मात्रा का दोस्तों। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रबलता और तीव्रता में अंतर है। तीव्रता में अंतर, तीव्रता किसी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि की निश्चित होती है तीव्रता, लेकिन प्रबलता ध्वनि की निश्चित, स्रोत से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता प्रबलता निश्चित नहीं होती। यह व्यक्ति की कान की सक्रियता पर निर्भर करती है दोस्तों। प्रबलता यह व्यक्तिगत होती है, यह ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता तो देख लिया है। किसी माध्यम में ध्वनि की गति का समीकरण है। ध्वनि की गति वेग का समीकरण बताना है।
गति कितनी होगी इसी माध्यम में। तो यहाँ पर अपन को मालूम है कि वेग इसमें ध्वनि में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का अगर अपन गुणा कर देंगे तो वेग मिल जाएगा अपन को ध्वनि का। तो नंबर बी हो गया आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जो कि दो जैसे तरंग ध्वनि की सॉरी दोस्तों ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, इनमें अपन को ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। अंतर तरंग है और यहाँ पर ये फैली हुई, यहाँ पर संपीड़न है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर दबाव होता है घनत्व होता है वहाँ पर संपीड़न, और यहाँ पर सबसे कम घनत्व होता है वहाँ पर विरलन होता है ध्वनि तरंगों में। तो दो एक संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलेंगे और एक तरंग दैर्ध्य की दूरी को तय करने में लगे समय को आवर्तकाल बोलेंगे। और प्रति सेकंड में जितने आवर्तकाल ध्वनि की तरंग चलेगी और उसकी आवृत्ति होती है दोस्तों। इस प्रकार से अपन को इसका उत्तर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य है। मतलब अपन लंबाई दो संपीड़न और विरलन की लंबाई और आवृत्ति प्रति सेकंड चली गई, इस लंबाई जो होगी वही उसका वेग होगा, क्योंकि प्रति सेकंड में ही तो अपन वेग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि की गति पर निर्भर नहीं करती, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती यह देखना है। तो ताप पर तो निर्भर करती है दोस्तों, बढ़ाते हैं तो बढ़ती है, घटाते तो घटती, देखा दोस्तों। और आर्द्रता पर भी निर्भर करती है दोस्तों, अगर आर्द्रता अधिक होगी तो ध्वनि की गति भी अधिक हो जाएगी। जैसे बरसात में अपन देखते हैं कि अधिक दूरी तक ध्वनि सुनाई पड़ती है कि उसकी गति तेज हो जाती है। वायुदेव पर भी निर्भर करती है दोस्तों, रंग पर निर्भर नहीं करती। तो इसका उत्तर डी है। इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है आर्द्रता वाला, आर्द्रता पर ध्वनि की गति बढ़ती है इस वजह से कि सामान्य वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो कि 78 और 21% इसी पर बढ़ते आए होता है, लेकिन जब आर्द्रता बढ़ती है और नाइट्रोजन का भार दोस्तों अधिक होता है, लेकिन जब नाइट्रोजन के स्थान पर आर्द्रता मतलब जल वाष्प जब आती है तो इसका भार अधिक होता है। आर्द्रता बढ़ने पर नाइट्रोजन का कुछ स्थान जल वाष्प ले लेती है जिसका भार अधिक होता है, और भार कम होता है। अगर भार कम गया तो घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होगा तो फिर उसकी आर्द्रता कम होगी। अपन सोचते हैं कि बढ़नी चाहिए ध्वनि की तीव्रता, आर्द्रता अधिक होने पर कम बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का घनत्व कम हो जाए, वायु का घनत्व कम हो जाता है, इस प्रकार से घटेगा। ऐसे पूछे किस पर प्रभाव नहीं, तो रंग इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि की दिशा में को बदलती है, इसमें बताना है दोस्तों कि दिशा को बदलती है दोस्तों, ये बताना है। यदि एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जा रही ध्वनि तो अपनी दिशा परिवर्तित कर ले, अपन प्रकाश में भी देखा है। यह अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, अवशोषण के कारण तो अवशोषित ही हो जाती है, उत्प्रेषण भी नहीं, आयतन तो उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, वो परावर्तन है नहीं ऑप्शन में, तो अपवर्तन इसका उत्तर हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि दिशा बदलती है, अपवर्तन के कारण होती है। हवा में समान तापमान पर ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों, ये बताना है। कल वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शन अलग दिए गए हैं। कल ऑप्शन 330 दिया गया था, आज समान तापमान से 25 डिग्री पर ऑप्शन 340 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो इसी को उत्तर मान लेंगे, उत्तर हो जाएगा। इसे अपन को विचलित नहीं होना है दोस्तों, 330 का भी दिया है, 340 दिया है, इसका सही उत्तर तो 343 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 340 ही दिया गया है, तो इस वजह से हम इसको ही चूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान ताप पर 25 डिग्री पर 340 डिग्री मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की गति। ध्वनि की तीव्रता बढ़ने के दो तरीके क्या होंगे, तीव्रता बढ़ाने के दो तरीके क्या होंगे, ये पूछा गया है। तो एक तो अपन को मालूम है आर्द्रता बढ़ाएंगे तीव्रता बढ़ेगी, दूसरा अपन देख रहे हैं वेग बढ़ाएंगे तो भी तीव्रता बढ़ेगी। देखा अभी आर्द्रता
कम हो रही थी जब, तो वेग बढ़ने पर ध्वनि दूर तक तीव्रता बढ़ रही थी, दूर तक सुनाई पड़ रही थी। इसका वेग है आवृत्ति से, तो तीव्रता, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। तीव्रता तो तीक्ष्णता, ध्वनि की तीक्ष्णता तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता पर, जिसको अपन पिच भी बोलते हैं। अपवर्तन तो कोई मतलब नहीं है तो इसमें तो एक ही है, एलिमिनेशन मेथड से भी लग जाता, अपवर्तन है नहीं, ये पिच के लिए निर्भर करती है। दूरी और दूर से कन्फ्यूजन हो जाता, दूरी नहीं है वेग है। चाल होता तो अलग बात है, दूरी तो चली गई दूरी है, चली दूर बंदों की दूरी है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इस प्रकार से वेग हो गया। आयाम और वेग दोनों तीव्रता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा उत्पन्न दिशा में ध्वनि तेज सुनी जाती है? किस कारण की वजह से? इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही बहुत ही खराब भाषा में की गई है। बाकी यह पूछा गया है कि तेज ध्वनि किस वजह से सुनाई देती है? जब स्रोत पास आते हैं, स्रोत और श्रोता पास आते हैं, तो अपन ने कल देखा था डॉपलर प्रभाव के कारण तेज सुनाई देती हैं। जब श्रोता और स्रोत पास आते हैं, जैसे ट्रेन पर अपन ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और ट्रेन जब अपने पास आती है तेज सुनाई देती है, और दूर जो आती है तो कम स्लो सुनाई देती है। इसका उत्तर डॉपलर प्रभाव है। स्रोत की ओर आने पर आवृत्ति और तीव्रता तेज महसूस होती है, इस प्रकार से तो सही हो गया। जब ध्वनि किसी सतह पर टकराती है तो क्या होता है? किसी सतह पर टकराती है तो दोस्तों तो विकिरण तो होगा नहीं, क्योंकि विकिरण तो स्रोत से होता है, ध्वनि का जिस स्रोत से निकलती है वहाँ से विकिरण होता है। अच्छा भी नहीं हुआ, दो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दिए गए हैं। परावर्तन, अपवर्तन, सतह से टकराती है दोस्तों, तो इसका मतलब है वह सतह प्रतिबिंबित सतह है, मतलब वह इसको पास नहीं होने देगी, या तो अवशोषित कर लेगी या तो वापस परावर्तित कर देगी। इसका उत्तर परावर्तन होगा। यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती तो दिशा बदल ली थी तो उसका अपवर्तन होता, लेकिन टकराने का मतलब है किसी सतह वो प्रतिबिंबित सतह हुई और टकरा रही है, तो उसमें दो ही हो सकते हैं, तो परावर्तन होगा या अवशोषण होगा। तो उत्तर में परावर्तन दिएगा, तो उत्तर वही हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन से ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों, ये अपन को मालूम है। मानव कान की संरचनात्मक विशेषता कौन सी है? मतलब कान की संरचना किन चीज़ों से बनी हुई? तो इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, मध्य कान, अंतः कान, बाह्य कान, सभी इसका उत्तर है दोस्तों सही। बाह्य कान जो अपन को बाहर दिखाई देता है, मध्य कान, अंतः कान, तीन प्रकार की संरचना पाई जाती है मानव कान के अंदर। इसको बायोलॉजी में और अपन अच्छे तरीके से समझेंगे। इसका उत्तर उपयुक्त सभी डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेसिबल पैमाना पर सामान्य बातचीत की तीव्रता का स्तर क्या होता है दोस्तों? सामान्य बातचीत की तीव्रता का स्तर पर कल बताया था 30 से 60 डेसिबल होता है, लेकिन ऑप्शन में 30 से 60 नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 60 से 50 दिया गया है। ये 50 से 60 तो इसको उत्तर मान लेंगे। और यह 120 तो अपन ने देखा था कि रॉकेट लड़ाकू विमानों के लिए होगा, इसमें खिड़की का कांच भी छटक जाता, कल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रक्रिया में ध्वनि अन्य माध्यम में प्रवेश करने के समय विक्षिप्त हो जाती है? वही है कि दिशा परिवर्तित हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है, अपवर्तन में हो जाती है दोस्तों। पहले कहें रिपीटेड क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे प्राणी कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं जो मानव कान नहीं सुन सकते? कल का एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव कान नहीं सुन सकते वह अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकते और इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते, दोनों नहीं सुन सकते मानव कान। लेकिन पूछे सबसे है छोटे प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ के लिए पूछा गया छोटे वे अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, उत्तर नंबर डी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कुत्ते और बिल्ली और चमगादड़ छोटे प्राणी अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं। कोई ध्वनि कितनी आवृत्ति पर सुपरसोनिक हो जाती है दोस्तों? सुपरसोनिक पूछा गया है तो 20,000 से अधिक आवृत्ति पर सुपरसोनिक हो जाती है, 20,000 पर।
और यह मैक में अगर पूछा गया तो यह इसका उत्तर अलग प्रकार से होता है दोस्तों। इसका उत्तर तो ठीक हो जाएगा, इसको और अच्छे से भी देख लेंगे, देख लेते हैं। 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक हो जाती है ध्वनि। तो इसको मैक के फॉर्म में देख लेते हैं। मैक क्या होता है दोस्तों? मैक होता है किसी माध्यम में किसी पिंड की गति का जब उसी माध्यम में ध्वनि की चाल से जब उसकी तुलना करते हैं वह मैक हो जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, एक मैक बराबर उसी पिंड की गति ध्वनि वायुमंडल में और वायुमंडल में हवा में ध्वनि की चाल दोनों का अनुपात 1 मैक होता है। और अगर 1 मैक से कोई भी वस्तु या पिंड 1 मैक से ऊपर गति करता है तो उसको सुपरसोनिक या पराध्वनिक गति कहेंगे दोस्तों। और अगर कोई, इसको बोलेंगे सुपरसोनिक, जो कि अब क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर 5 मैक से अधिक गति हो जाए किसी भी पिंड या वस्तु की, जैसे कि लड़ाकू विमान करते हैं, 5 मैक से अधिक हो जाए तो वह हाइपरसोनिक गति कहलाएगी, हाइपरसोनिक। हो यदि एक बहुत अधिक गति है लेकिन 1 मैक से अधिक नहीं है, लेस देन 1 मैक है किसी की गति, तो उसको बोलेंगे, उसको सबसोनिक गति कहेंगे दोस्तों। इस प्रकार से वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला उत्तर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही संचार, ध्वनि के संचार के लिए क्या आवश्यक है? ध्वनि के संचरण के लिए पूछा है, संचार माध्यम की आवश्यकता है दोस्तों, पहले भी देख चुके हैं। इसका उत्तर नंबर ए हो गया, माध्यम। कणों की उपस्थिति के बिना ध्वनि नहीं चल सकती, इसलिए माध्यम की जरूरत है, माध्यम में कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव कान कितनी तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है दोस्तों? इसका उत्तर 20 डेसिमल है। सबसे कम तीव्रता वाली कितनी कम तीव्रता? तो 20 है उत्तर इसका। हमारी स्लाइड में गलत लग गया दोस्तों, 20 कब सबसे कम होती है। कल वाला ही क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने ध्वनि तरंगों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यहाँ दोस्तों गैलीलियो ने किया है दोस्तों। यह ध्वनि तरंगों का सिद्धांत गैलीलियो ने प्रतिपादित किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैलीलियो ने प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने देखा था गति के समीकरण दिए, और गैलीलियो का समीकरण भी पहले वाले न्यूटन को कहते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्सवेल ने भी समीकरण दिए हैं। हाइजन सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता कल भी देख चुके हैं, बढ़ जाती है दोस्तों। क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है, इस वजह से ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ जाती है। ध्वनि के लिए उच्चतम गति किस माध्यम में होती है? दिए गए ऑप्शनों में देख लेते हैं। तो अपन को मान लो उच्चतम गति ठोस में होती है, तो वायु और वाणी तो ठोस माध्यम है नहीं, तो दो तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखेंगे कांच और लोहे में तो सबसे अधिक, तो कांच होगा दोस्तों, कांच में सबसे अधिक ध्वनि की गति होगी दोस्तों। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं दोस्तों, उसको भी अपन देख सकते हैं। जैसे कि यह सभी 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति किस माध्यम में कितनी होगी, यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जैसे एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 हो जाएगी दोस्तों, मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति एल्यूमिनियम में होगी। इसी प्रकार से अगर निकल में ध्वनि की गति देखेंगे तो 6040 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी निकल में। और स्टील में देखेंगे तो यह 5960 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति। और इसी प्रकार से अपन लोहे में देखते हैं, तो लोहे में देखेंगे 5950 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि इस वाले उत्तर का सही ऑप्शन है। पीतल में देखेंगे ध्वनि की गति, पीतल में देखते हैं तो
4700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और कांच में अभी ऑप्शन वाले दिया जो फ्लेंच वाले काट तो 3980 मीटर पर सेकेंड होगी ध्वनि की गति फ्लेंच कांच में। और जल में देखेंगे दोस्तों, जल में हो जाएगी, जल में 1531 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति होगी जल में। ये समुद्री जल में 200 और अशुद्ध जल में मतलब शुद्ध जल में ये गलत हो गया दोस्तों, शुद्ध जल में हो जाएगी 1498 हो जाएगी शुद्ध जल में। और एथेनॉल में 1207 होगी दोस्तों ध्वनि की चाल 1207 मीटर पर सेकेंड में। एथेनॉल में 1103 मीटर पर सेकेंड एथेनॉल में होगी। वायु में और देख लेते हैं 443 देख चुके हैं बस। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 443 नहीं 343 116 ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल हुई सेकेंड। और नाइट्रोजन में भी देख लेते हैं, नाइट्रोजन में हो जाएगी 355 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आगे बढ़ेगा क्या? ये वाला क्वेश्चन ये है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन का उदाहरण है दोस्तों? परावर्तन के कौन सी घटना ध्वनि में होती है? प्रतिध्वनि होती है दोस्तों, देख चुके हैं प्रतिध्वनि होती है। और डॉपलर प्रभाव तो पहले भी देख चुके हैं। ध्वनि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसमें होगी आवृत्ति पूछी गई है दोस्तों। तो अल्ट्रासोनिक में मालूम है पर इनको 20,000 से अधिक होती है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सी अल्ट्रासोनिक। प्रतिध्वनि देने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी? इसमें 17 या 34 लगा सकते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर उत्तर तो ऑप्शन 17 तो दिया ही नहीं गया, तो 34 हो जाएगा दोस्तों। तो यह दो प्रकार से होता है दोस्तों। अगर अपन को स्वयं की ध्वनि सुननी है, स्वयं की ध्वनि की प्रतिध्वनि सुननी है, तो उसके लिए अपन 17 लगाएंगे, क्योंकि जब स्वयं अपन मुँह से बोलेंगे तो 17 मीटर ध्वनि तय करेगी, जाएगी उधर किसी भी सतह पर वहाँ से टकरा कर वापस आएगी तो 17 मीटर और तय करेगी। तो इस प्रकार से न्यूनतम दूरी अपनी और सतह की 17 हो जाएगी, 17 मीटर। लेकिन अगर अन्य स्रोत की ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो अपन इधर खड़े हैं और वो सूत्र इधर है, तो वो यह ध्वनि जाएगी 17 मीटर इधर तय करेगी और वापस आएगी अपने पास 17 मीटर इधर तय करेगी। तो इस प्रकार से इस स्रोत से 17 17 34 हो जाएगी, जोड़ देंगे तो न्यूनतम दूरी तो अपनी 17 में 34 हो जाएगी। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डॉपलर प्रभाव प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? अपन को मालूम है, अभी गति का अपन देख चुके हैं, गति तेज हो जाती है जब आती ध्वनि की गति पता लगाने के लिए डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आवृत्ति में बदलाव से वस्तु की गति को पता चलता है। डॉपलर प्रभाव देख चुके हैं। ध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है दोस्तों। रक्तचाप मापन के लिए नहीं किया जाता। अल्ट्रासोनिक साउंड नाम ही अल्ट्रासोनिक है तो दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा। ताप मापन के लिए थर्मोमीटर, नाड़ी के लिए तो अन्य प्रकार की जैसे अपन देख चुके हैं स्टेथोस्कोप, और रक्तचाप मापने के लिए स्टेथोस्कोप इसका है दोस्तों। रक्तचाप नाड़ी चाप के दोनों के लिए क्वेश्चन की अल्ट्रासाउंड के अपन ने देख लिया। गर्भावस्था या रोग की पहचान पता अपन देख चुके कैंसर और गठिया जैसे रोगों की। और गर्भावस्था मतलब शिशु का लिंग निर्धारण के लिए अपन देखते हैं। अपन कभी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पर अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित कर रखा भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लिए। बहुप्रतीक्षित ध्वनि को सुनने के लिए कान का किस भाग का प्रयोग करते हैं दोस्तों? बहुप्रतीक्षित ध्वनि सुनने के लिए कान के भाग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाहरी कान ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। फैक्ट हो गया। निम्नलिखित में से ध्वनि संबंधी
कौन सा प्रयोग दृश्य और अदृश्य तरंगों की खोज के लिए किया गया था, यह बताना है। पियानो तो कोई है ही नहीं, पियानो तो एक उपकरण है दोस्तों। इस प्रकार से यह गलत हो जाए। सोनार भी एक उपकरण है जो कि ध्वनि की तरंगों के द्वारा वस्तु की गहराई का पता लगाती है समुद्र में। सोनार हारमोनियम भी एक उपकरण है, तो इसका तो वोकलिजेशन मेथड से ही हो जाएगा कि ट्यूनिक फॉर्क का प्रयोग किया गया था दृश्य और अदृश्य तरंगों की खोज के लिए। ट्यूनिक फोर्क की सहायता से ध्वनि तरंगें दिखाई जाती हैं। इस प्रकार से अपना 30वां क्वेश्चन भी हुआ है दोस्तों। यह लेक्चर अपना इस क्वेश्चन के साथ समाप्त हो गया है दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल को यूट्यूब में अच्छी एंगेजमेंट दिलाने के लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और साथ ही कमेंट करें दोस्तों। आप सभी का इस लेक्चर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।